नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा, आप लोगों को पता चल ही गया होगा 31 बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों के सामने है बिहार टॉपर हिंदी मीडियम से अनामिका डागर जी, और जिनकी जो रैंक है वो 16वीं रैंक आई है हिंदी मीडियम के लिए। तो स्पेशली इन्होंने मुझे बुलाया था अपने घर पर ही, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं ये, और हमारे साथ पिछले काफ़ी सालों से जुड़ी थी और काफ़ी इनका अपना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे ही। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, खासकर टारगेट फॉर आईक्यू पर हिंदी मीडियम के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, और जीके जीएस को लेकर जो आप लोगों की प्रॉब्लम है, इनकी जर्नी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनामिका जी को पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं, इनको बेस्ट विशेष देते हैं। और इतना इन्होंने स्ट्रगल रहा है, मैं पर्सनली भी इन्हें थोड़ा सा जानता हूँ, तो उनकी जर्नी को जानेंगे। और फिर से पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से हम अनामिका जी आपका जो है स्वागत करते हैं कि आपको ये सफलता मिली है, उसके लिए हमें आप पर भी और अपने टारगेट फॉर आईक्यू पे पूरा पूरा प्राउड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका। अनामिका जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा हमें अपने बारे में एक बेसिक इंट्रो दे दीजिएगा, बता दीजिएगा बच्चों को। और जो जो आपकी क्वेरी भी हैं यदि, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बनाएं। कभी एक नेक्स्ट फिर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए इनसे बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो इनका सिलेक्शन हुआ है, घर पे काफ़ी सारे लोग इनके आ रहे हैं, तो इन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया था, तो इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अनामिका जी आप लोगों को बताएंगी क्या क्या जर्नी रही आपकी, क्या इंट्रो है, क्या एकेडमिक रही, क्या मीडियम क्या था, और क्या इनकी प्रॉब्लम रही है। जनवरी में लास्ट ईयर इन्होंने जुडिशरी 2018 यूपी का भी दिया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। और वीडियो आप लोग इस इंटरव्यू को लास्ट तक देखें और इनसे मोटिवेशन लें, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल नहीं बनी है सोसाइटी के लिए, ये एक हमारे लिए एक आइकन बनी है। ये आप अभी इस इंटरव्यू में आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। तो अनामिका जी प्लीज बताइए अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत सभी साथियों को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी सत्येंद्र सर आपको और पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम को। और सबसे पहले सभी को पता होता है कि हमारी अगर हम किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या फिर सफल होते हैं, तो हमारे माता पिता, हमारे परिवार और ऊपर वाले का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले का योगदान के लिए मैं उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, और पहले फिर उसके बाद में मैं अपने पूरे परिवार को, जिन्होंने मेरी जर्नी में मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। इसके बाद में मेरे परिवार, स्पेशली मैं अगर कहना चाहूँ कि मेरी जर्नी में अगर 2018 के बाद में मेन जो मेरा बदलाव आया, वो आया सत्येंद्र सर की वजह से। सत्येंद्र सर से मैं मिली थी 2018 में, मिली नहीं थी, सबसे पहले मैंने इनका बैच ज्वाइन किया था जीके जीएस के लिए। तो उस टाइम पे टाइम बहुत कम मिला सर मुझे, और तो उसमें मैंने तैयारी की, तो मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था सर की वजह से। और उसके बाद में 5 जनवरी में जब रिजल्ट आया, तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा सर। तो तैयारी मैंने मेंस की कोई की नहीं थी खास, तो 5 में रिजल्ट आया, मैं खुद ही अचंभित थी कि मतलब ये हो गया है। उसके बाद में सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 से 25 दिन का हमें टाइम मिला था मेंस लिखने के लिए। एलएलबी मेरी कंप्लीट हुई थी 23 दिन का था। हाँ जी सर, 20 से 25 दिन का। और इसी बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे एलएलएम के एग्जाम चल रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं गाजियाबाद से मेरठ एग्जाम देने जाती थी, और उसकी भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रही थी। इसी के बीच में मैं पढ़ाई करती थी। हिंदी मीडियम की मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, और वहां पे 200 नंबर का इंग्लिश का ही पेपर आता है, ठीक है। तो वो मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ा गई चीजें कि मैं इंग्लिश प्रिपेयर नहीं कर पाई। जीके जीएस टारगेट फॉर आईक्यू की टीम से मैं बहुत अच्छा तैयार कर पाई थी उस टाइम पे भी। अगर मैं बात करूं कि मेरे सिलेक्शन में जो रोल रहा उस टाइम पे, अगर मेरी साथ में तैयारी होती इंग्लिश की, तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता सर। आपको भी पता है कि मेरे जो नंबर थे, आपको सर पता है कि जो सेलेक्टेड पर्सन है उनके जितने ही मेरे नंबर हैं, जो मेरे नंबर कम रहे थे वहां पर, तो वो मेरे इंग्लिश की वजह से मेरा 41 मार्क्स केवल इंग्लिश में आए थे, जबकि बच्चों के सिलेक्टेड के 141 मार्क्स के आसपास। एक मिनट में अनामिका जी को इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि जुडिशरी में बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि एलएलबी करते हैं तो लॉ के सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं जब एलएलबी करते हैं। एलएलबी के बाद जुडिशरी में भी एलएलबी का एक बड़ा मतलब लॉ के सब्जेक्ट का बड़ा स्कोप है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसमें लैंग्वेज और जीएस जो कहीं ना कहीं लोगों को उनकी सक्सेस दिलाने में पीछे रहने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर जीएस और लैंग्वेज नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा अनामिका जी बताएंगे। अनामिका जी से मैं ये कहना चाहूँगा, बस छोटा सा एक बहुत शॉर्ट नोट्स में आपको एक अपना एकेडमिक इंट्रो दे दें, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी सर, नाम तो पता ही चल गया है कि मेरा नाम अनामिका डागर है। मेरे पिता का नाम मिस्टर सुभाष डागर है, माता मेरी ललिता देवी है। मैं एक गांव से रहने वाली हूँ, टच दिल्ली में आता है, लेकिन नाम गांव है ग्राम निस्तोली, जिला गाजियाबाद की।
और मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है, मैंने पहले प्राइवेट स्कूल से फर्स्ट क्लास तक ही शिक्षा की है, उत्तीर्ण की है। उसके बाद में मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और 12th मैंने नवजीवन इंटर कॉलेज फरुखनगर से की है। इसके बाद में मैंने अपनी BA LR PG कॉलेज साहिबाबाद से, इसके बाद में मैंने महानंद मिशन हरिजन कॉलेज से LLB की है। सभी कॉलेज मेरे गवर्नमेंट थे। इसके बाद मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से अपनी LLM की शिक्षा कंप्लीट की। इसी के साथ में मैंने नेट भी क्वालिफाई कर लिया था 2019 में ही LLM के साथ ही। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो मैंने LLM के साथ ही सबसे पहले एग्जाम दिया था 2018 में ये उत्तर प्रदेश जज का। ठीक है सर, मैं GK मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से भी बताऊंगी कि मैंने टारगेट फॉर IQ की टीम से ही मैंने प्रिपेयर किया है और आज तक भी प्रिपेयर मैं वहीं से करती हूँ। अपनी कुछ जर्नी, प्रिपरेशन, सिलेबस, कैसे एग्जाम क्रैक किया आपने, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। जी सर, बिहार का आप सभी को पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि लोग के 20 या 22 सब्जेक्ट हैं और इसके बाद में GK का भी पेपर सर वहां पे आता है। सबसे पहले प्री में GK का भी पेपर होता है और लॉ का भी पेपर होता है। ठीक है सर, तो GK मैंने आपके चैनल से तैयार की, आपने मुझे जो भी गाइडेंस दिया मैंने वहां से तैयार किया। लॉ मैंने सेल्फ स्टडी की है सर। आज तक मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है। ठीक है, और जो ये कहने वाले होते हैं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है, तो शायद मैं आपके सामने आज हूँ और मुझे ऐसा लगता है 16वीं रैंक मेरी है। तो इंग्लिश मीडियम के ऑलमोस्ट बच्चे हैं और जितना मुझे पता है तो अभी तक मैं हिंदी मीडियम में मैं टॉपर हूँ अभी तक का। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, पढ़ाता भी हिंदी मीडियम में हूँ। अब तो खैर बाइलिंगुअल चीज़ें हो गई हमारी, लेकिन अनामिका हिंदी मीडियम के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट शायद बिहार का इनका था। बिल्कुल सर। और पहला इससे पहले यूपी जुडिशरी इन्होंने दिया था, तो वहाँ पे दुर्भाग्य से रह गई थी। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे सोचते हैं, ये सच है कि थोड़ा सा रेशियो कम रहता है कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें इंग्लिश और हिंदी मीडियम का। लेकिन यदि आपकी नॉलेज प्रैक्टिस है, वो अभी ये बताएंगी, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का फिर कोई मायने नहीं रह जाता। उसका साथ साथ आप लोगों के सामने जो है परिणाम ये साथ से आपको है। ठीक है, अच्छा अनामिका जी ये बताइए, फिर आपने ये दिमाग में आपका कब आया कि भाई मेरे को जुडिशरी क्रैक करना है? सर सच में बताऊं तो जब मैंने LLB की थी तो उस टाइम पे ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन LLB करने के टाइम पे ही मैंने सोच लिया कि मैं जुडिशरी करूंगी। इसके बाद में सर मैं प्रैक्टिस भी करने गई कुछ दिन, 2 या 3 महीने। तो मेरा वहाँ मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि वो सीट मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। मुझे ऐसा लगता था मुझे यहाँ नहीं खड़ा होना है, मुझे उस सीट पे जाके बैठना है। तो मैंने उसी बीच में अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी 30,000 कोर्ट से और मैं फिर तैयारी में आ गई। अच्छा, दिल्ली 30,000 कोर्ट में? हाँ जी सर, मैं फिर भी भटकाव आया मेरे जीवन में। जैसे मेरी LLM कंप्लीट हुई 2019 में, तो 2020 में जी एक क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए तो बहुत सारे साथी हमारे अभी भी बैचेस में ज्वाइन हैं या फिर जुड़ते हैं और ऑलरेडी LLB करने का मतलब है कि एडवोकेसी प्रैक्टिस में वो चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि प्रैक्टिस करें, छोड़ें या पैरेलल रखें? अगर एग्जाम है तो उसे कैसे फोकस करें, इस पे आपका क्या विचार है? सर मेरा मानना ये है कि अगर आप कर सकते हैं दोनों चीजों को बैलेंस करके, तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं एक साथ। लेकिन जैसा मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बैलेंस नहीं कर सकती थी और ना ही मैं कर पाई थी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, LLM के बाद में फिर मेरे जीवन में भटकाव आया। मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया कि मैं टीचिंग कर लेती हूँ, कुछ पैसे कमा लेती हूँ। सर मैंने 3 या 4 दिन कॉलेज में गई, लेकिन मुझे रोना आने लगा वहाँ कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने वो कॉलेज वहीं पे छोड़ दिया। वो फिर एक प्रकार से नाइंसाफी होने लगती है खुद के साथ, भटकाव सा हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जब आप लोग जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट ही केवल मजिस्ट्रेट सिविल जज बनना है, तो आप उसी पे फोकस करें। यदि आप एडवोकेसी कर भी रहे हैं तो अपने आप पर इतना हावी ना होने दें, क्योंकि कचहरियों का थोड़ा माहौल ऐसा होगा आप लोगों को ऑब्वियसली कि आप बिजी रहेंगे, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप लोगों को लोगों से ज़्यादा कन्वर्सेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस पर खुद निर्णय ले सकते हैं। अच्छा अनामिका जी, फिर आप ये बताइए, यूपी जुडिशरी के बाद आपने यूपी जुडिशरी दिया, उसी दौरान आपने LLM दिया, तो LLM में आपका हो गया, फिर नेट हो गया, नेट के बाद फिर आपने टीचिंग ज्वाइन करी। हाँ जी, फिर इसका आपका अपना क्या आगे, फिर बिहार का क्या रणनीति? सर मैंने कब बताया आपको, 3 या 4 दिन में मैंने टीचिंग वहां से छोड़ दी। 2020 की बात थी और उसके बाद में सर कोविड आ गया। अच्छा, कहाँ पे? तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये कोविड आ गया, अगर मैं ज्वाइन रखती तो कम से कम मैं कुछ पैसे मुझे अर्न होते रहते घर पे होने के बावजूद। लेकिन फिर भी मैंने रिग्रेट नहीं किया, मैंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सर कोविड के टाइम पे सब लोग डिप्रेस थे, किसी की तैयारी नहीं हो रही थी, और सच बताऊं तो मेरी भी कोई तैयारी खास उस टाइम पे हो नहीं रही थी। ठीक है, फिर
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं एज ए फैकल्टी भी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम में मैं थोड़ा वर्क करती हूँ हिंदी मीडियम के मैं लिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल ऑनेस्टी से हम बात कर रहे हैं। अनामिका हमारे बैचेस में तो थी टारगेट फॉर आईक्यू में एज ए कंटेंट रिसर्चर भी काम करती थी। मतलब क्योंकि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो सेल्फ डिपेंडेंट हर कोई चाहता है कि माँ बाप से पैसे ना मांगने पड़े। तो इन्हें भी अपनी पॉकेट मनी के लिए फिर मैंने अपने पास, मन के यार क्योंकि टैलेंटेड है, ऑलरेडी नेट निकाल रखा था, तो हमारे लिए हमारे यहाँ पर ये टेस्ट कॉपियाँ चेक करती थी और साथ में हमें क्वेश्चन जो लाके सब्जेक्ट के, क्योंकि लाके में इनसे कराता था, तो वो क्वेश्चन भी बना के ये एज ए कंटेंट क्रिएटर के रूप में हमें देती थी रिसर्च करके। ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोगों ने काफ़ी, मैंने इनका मॉनेटरी जो हेल्प है, मतलब वो प्रोफेशनल टर्म्स के अकॉर्डिंग वो भी हमने करी। तो फिर इनकी नॉलेज थी, बाद में कई बार हम लोगों ने इन्हें बुलाया भी, मेरठ भी, और मुलाकात भी होती थी। और उसी के साथ साथ जीके जीएस का इनका ड्रॉबैक था, पूरे का पूरा जो लैंग्वेज था, जो हम लोगों ने कंक्लूजन, जब आप लोगों का उसका रिजल्ट आया था यूपी जुडिशरी का, हाँ जी सर। तो इनका फ़ोन आया था, काफ़ी डिप्रेस थी। मैंने कहा चलो आ जाओ मेरठ, तो बात करते हैं। फिर पता चला कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। बिल्कुल। आप ये बताइए मेरे को कि बिहार में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा अटेंशन दे तो सिलेक्शन इजीली ले सकता है। अच्छा सर, मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ स्टार्टिंग से ही कि बिल्कुल, बिल्कुल। प्री से स्टार्ट करूंगी मैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जीके जीएस का एक पेपर होता है, एक पेपर लॉ का होता है हाँ उसमें। ठीक है सर, तो बच्चे क्या करते हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट होंगे वो क्या करते हैं, वो लॉ को प्रिपेयर करते रहते हैं, विधि को पढ़ते रहते हैं, जबकि जीके जीएस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है सर, आपको भी पता है कि जब मेरा रिजल्ट जैसे ही आया, मैंने रिजल्ट आने से पहले ही जब मेरा स्कोर देखा गया तो 178 के आसपास मेरे नंबर बन रहे थे, जब आपने कह दिया था कि आपका प्री होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल था वहां पर वो जीके जीएस में था सर। जीके जीएस का फैक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फैक्टर, खासकर यूपी और बिहार में तो मैं मानूंगी कि बहुत ही ज्यादा है सर। 50-50%। बिल्कुल सर। बिहार में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, जीके और एक जनरल साइंस का। बिल्कुल सर। एक 150 मार्क्स का होता है, एक 100 का, यानी टोटल 250 मार्क्स के होते हैं। तो वो आपकी मेरिट, आपकी देखो मेरिट जो ऑलमोस्ट 500 गई है, अब 500 में से मेरिट गई है, आप लोग समझिएगा। और जिस बच्चे की 536 जनरल कैटेगरी, 536 गई है जनरल की, जो कट ऑफ गई है, आप लोग खुद कंक्लूजन निकालिए। 536 जनरल कट ऑफ, और उसमें जीके जीएस का रोल जो है सर 250 नंबर का, 100 नंबर का जनरल साइंस आता है और 150 नंबर का हमारा जीके पूछा जाता है। और अच्छा, फिर ये आपका प्री हो गया सर, प्री हो गया। आपके ऑप्शनल क्या थे? सर ऑप्शनल पे आते हैं, मेंस में आती हूँ मैं। तो पता ही है, सभी को पता है, जनरल नॉलेज का 150 का पेपर होता है, इसके बाद में 100 नंबर का साइंस का पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होती है वहां पर बिहार में। सबसे अच्छी बात ये है। इसके बाद में प्रोसीजर लॉ की बात करें तो सभी के लिए समान है, सभी को देना है। इसके बाद में मेरे जो ऑप्शन में थे सर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ साथ में होता है। फैमिली लॉ में हिंदी मुस्लिम लॉ मेरा पहले से ही फेवरेट रहा है, आपको भी पता है सर। और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट था। ठीक है, इनका फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट सर, एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है इनके अपने ऑप्शनल, इनके ऑप्शनल थे। जो लोग बिहार में कहते हैं उनका मिथ है कि कमर्शियल लॉ में ज्यादा मिलेंगे। हाँ जी या सर। फिर प्रॉपर्टी और लॉ सर में ये बोला जाता है इवन कि कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर नहीं मिलते हैं। और हिंदू मुस्लिम लॉ में बहुत ही कम नंबर आते हैं। इवन जब मैं पेपर कर भी रही थी तो मुझे बताया गया कि ये चूज कर लिया, इसमें बहुत नंबर कम मिलते हैं। चलिए, ये तो आपने अपने एक मिथ होता है लोगों का। अच्छा, फिर जब आप मेंस प्री का रिजल्ट आया, फिर मेंस की क्या रणनीति रही? जी जी सर, आपको पता है सर, रिजल्ट आ गया था उस टाइम पे 7 फेब में शायद एग्जाम होना था एपीओ का, बिहार एपीओ का। मैं एग्जाम दे के वापस आ रही थी, उसी दिन रिजल्ट आ गया था प्री का। इसके बाद में डेट भी आ गई थी कि 7 या 8 अप्रैल से मेंस होना था, कोविड की वजह से वो टल गया। तो इसके बाद उस दिन एपीओ का एग्जाम हम दे के आ रहे थे, रास्ते में ही थे, तो तभी रिजल्ट आ जाता है प्री का। और फिर 7 या 8 अप्रैल से मेंस होना था, तो मैंने तैयारी की उसी के साथ में। इसके बाद में सर मेंस पोस्टपोन्ड हो गया, किस वजह से कि कोविड आ गया था उस टाइम पे दोबारा से। कोविड की वजह से बार बार जी 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 सर। ये 2019 का नोटिफिकेशन था, आते 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 सरकारें का वजह से थोड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। शायद कोर्ट वोट का भी सीन था क्या इस वाली वैकेंसी में, कुछ ऐसा भी? सर ये मेंस के बाद में। हाँ, मेंस के बाद में। जी सर। तो मेंस का क्या रणनीति रही आपने, थोड़ा जल्दी आप फटाफट? हाँ जी सर। तो सर आपको पता ही है, उसके बीच में हमारी फैमिली काफी घटनाओं से गुजरी है, तो आपको सभी पता है। मेरा भाई की तबीयत कुछ ज्यादा खराब रही थी, तो बहुत चीजें बहुत अंदर चली गई थी। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि सब लोग ग्रामीण परिवार से जुड़े होते हैं, सभी के अपने अपने परिवार भी हैं।
तो एक तो इनके सिस्टर के शादी का एक मैटर था, वो उसी इन बिटवीन चल रहा था, वो भी काफ़ी प्रेशर में थे। दूसरे इनके भाई हैं वो क्रिस, तो वो क्या नाम है, उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी कोविड के दौरान ही, उन्हें काफ़ी उनके हो गया था। तो इस बीच में इन, क्योंकि घर में सबसे बड़ी हैं, तो काफ़ी सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी, और इसी बीच में ये प्रिपरेशन भी इनकी चल रही थी, मतलब मेंस उस टाइम पर लगा था। तो चलिए मेंस के बारे में आप फटाफट से हमें बता दीजिए। जी सर, जैसे जुलाई में डेट आई, एकदम से डेट आती है 1 जुलाई में, और हमारा 24 जुलाई से मेंस होना था सर। जी। तो 22 को हमें निकल जाना था पटना के लिए। तो सर 20 से 25 दिन ही बीच में थे, और बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में जब डेट आती है तो मैं शेड्यूल बना लिया था। तो सर मैंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं 4 घंटे अगर मुझे ला पढ़ना है, ठीक है, विधि को देने हैं, तो इसी के साथ में मुझे 4 घंटे जीके और जीएस को देने हैं, ठीक है सर। क्योंकि मुझे पता है कि लॉ के पेपर सभी पढ़ेंगे, ठीक है, सब लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ेंगे, प्रोसीजर सब पढ़ेंगे, टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट सब पढ़ेंगे, लेकिन बात की जाए कि जीके और जीएस की, उस पर बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो कि मैंने उत्तर प्रदेश में पहले ही मैं देख चुकी थी सर। एक तो ये भी होता है ना कि लॉ में तो ये पता है कि कंफर्म है कि भाई इसी एक्ट से क्वेश्चन आने, बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन मैं बात आती है कि जीके जीएस में कहाँ डिसाइड करें, इतना समुद्र जैसा फैलाव होता है कि इकट्ठा ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर सर ने उस टाइम पे स्पेशल बैच चलाया, फिर आप लोग बोलेंगे या सर बोलेंगे कि बार बार मेरा नाम ले रही है, सर ने स्पेशल बैच चलाया 20 दिन के लिए। उसमें सर लाइव क्लास लेते थे 1-1.5 घंटे की। तो सर आपको पता है वहां पर 1 लाइनर आता है, जीके जीएस 1 लाइनर आता है, तो इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डिस्क्रिप्टिव कम आता है, जी जी सर, लिखना होता है। तो नदियों के किनारे कौन से हैं, कौन प्रधानमंत्री, जनरल साइंस का थोड़ा सा जनरल साइंस क्रिटिकल होती है। और सर लेकिन अगर आप खासकर उस बच्चे के लिए जो आर्ट बैकग्राउंड से, सर मैं आर्ट साइड की ही कैंडिडेट हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस की, जिस टाइम पे मेरा पेपर हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे जो नोट्स और टेस्ट सीरीज थी या फिर हमारी जो क्लासेस वगैरह थी, वो मतलब उसका पूरा फायदा, बहुत ज्यादा फायदा। सर जनरल साइंस पढ़ाते थे, सर इतने अच्छे तरीके से इंद्रधनुष कैसे बनता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, चलिए सूर्य ग्रहण कैसे होता है, होती रहेगी ना अमिता जी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे एग्जाम दिया, तो एग्जाम देते समय आपको मतलब ये लग गया था कि अब तो होना ही है, देखिए सर, कैसा फील हो रहा था? सर सबसे पहले हिंदी इंग्लिश के पेपर हुए, उसके बाद में जीके का पेपर हुआ। तो सर जीके के पेपर में मैं बहुत निश्चिंत थी। देखिए 100% किसी से नहीं आता है, तो आप ये मान के चलेगा, कभी भी कोई तैयारी करेगा कि किसी को भी 100% नहीं आता है, मुझसे भी नहीं आता था, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा रह जाती थी। तो लेकिन मैं इतना श्योर थी कि अगर मैं जीके का 150 नंबर का पेपर कर रही हूँ सर, तो आपके योगदान से मैं 110 115 नंबर, मुझे पता था मैं बिल्कुल एक्यूरेट कर रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि इनकी टेस्ट सीरीज भी आती थी हमारे पास, जो मतलब ये चेक कराती रहती थी मेरे से। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया। अच्छा हमने एक जो 9 बजे रिवीजन क्लास चलाई थी, उसका कितना बेनिफिट मिला? उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और सर इसी के साथ में जो आपने टेस्ट सीरीज चलाई थी, जी जी, जिसमें हमें लिख लिख के देना होता था, बिल्कुल पेपर जैसा हमें मिलता था, और हम उसे लिख के सर को भेजते थे, सर चेक करके हमें नंबर बताते थे कि इतने नंबर आपको इजिली मिल जाएंगे। चलिए ये तो रहा आपका मेंस का ओवरऑल ऑप्शनल और ये सब चीज़ें। आप मुझे इंटरव्यू के बारे में थोड़ा अपना बताइए कि कैसा आपका इंटरव्यू रहा, किस बोर्ड में था, क्या क्या क्वेश्चन है, फटाफट से। सर फिर से सरप्राइज मिला कि या तो इंटरव्यू की डेट नहीं आ रही है इंटरव्यू में भी ऐसे हुआ कि पोस्टपोन, आप लोगों को पता ही होगा ये वैकेंसी काफी 4 साल तक लटकी रही लगभग, बिल्कुल। तो फिर वो कभी डेट आती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, फाइनली इंटरव्यू पे आप आए। बिल्कुल सर। तो सर इंटरव्यू की डेट 10 फेब में रिजल्ट आता है, उसके बाद में हमें लगा कि इंटरव्यू होने वाला है, तो हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी सर, आपने भी कराई है, ठीक है। इसके बाद में इंटरव्यू नहीं होता है, तो मैं अपना पूरी जिंदगी के मजे में हूँ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने पे लगी हुई हूँ। और सर एक बात मैं बताना चाहूंगी, जिस टाइम पे मेरा मेंस हुआ था, तो मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कर्मा मैंने कर दिया है, फल वो देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है सर। मैं पूरी पॉजिटिव थी, अच्छा, ठीक है, मैं पॉजिटिव। इंटरव्यू में सर इंटरव्यू का डेट आती है, और सभी को पता है 5 अगस्त में डेट आई है, सरप्राइज था एकदम से, ठीक है। मेरी बहन को बेबी हुआ था, तो उसके बाद में हम लोग तैयारियां कर रहे थे उनके घर सामान पहुंचाने के लिए, एकदम से डेट आ जाती है। तो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैंने सत्येंद्र सर ने मॉक भी कंडक्ट कराए हैं, तो रवि झा सर, ममित जैन सर का बहुत ज्यादा योगदान है सत्येंद्र सर के साथ साथ में, जिन्होंने
मॉक लिया है मेरा। अच्छा। ठीक है, मम्मी जैन सर ने तो मुझे पर्सनली भी कॉल करके बहुत चीजें चलिए, समझाई ये हैं। हमारे थैंक यू सो मच सर। टारगेट और फॉर रवि झा IQ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्येंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टारगेट फॉर IQ टीम में आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए हाँ थे, जी सर। जिसमें हमारे जो टारगेट फॉर IQ टीम के जो हमारे मतलब बुक कोर टीम में हैं, मम्मी सर हैं, रेस्पेक्टेड रवि जहाँ सर हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर हमने मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए थे अपने जितने भी हमारे साथी थे उन सभी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में योगदान की बात करूं तो सिर्फ जीके जीएस के लिए नहीं, मॉक इंटरव्यू के लिए भी सर का बहुत ज्यादा योगदान है। हाँ जी बड़ी हाँ जी धन्यवाद। फिर आप क्या मतलब ये इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो मुझे हाँ जी, तो सर 31 अगस्त में मेरा इंटरव्यू होना था। तैयार थी सर, सभी तैयार होते हैं, बाहर बैठ के सभी को डर लगता है। जी। तो मेरा नेम कॉल हुआ, मैं अंदर, नेम कॉल नहीं होता है वहाँ पे, कॉर्ड मिलता है। तो सर अंदर गए तो वहाँ पे बहुत अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि लोग बहुत ज्यादा डरते हैं इंटरव्यू से, ठीक है, लेकिन वो लोग आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं, जैसे आप और मैं अभी बैठ के बात कर रहे हैं, सब बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे बात होती है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे से। इंटरव्यू में तो जनरली चाहे कोई भी है मैंने भी दिए हैं, तो उसमें क्या होता है छोटी घबराहट तो होती ही होती है। घबराहट सर होती है, लेकिन जैसे ही मैं कांप रही थी सर रूम में जाने से पहले मैं कांप रही थी, और मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा, अनामिका कूल रहना है, काम रहना है। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर मैंने एंट्री की, एंट्री करते ही जैसे ही ग्रेट करते हैं सबको, मैंने ऐसे ग्रेट किया, मैं बैठ गई। मैम ने बहुत अच्छे से, लोक सेवा आयोग की मेंबर जो थी वो मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की कि कंफर्टेबल है। इसके बाद में सर LLM जैसे कि मैंने किया है तो 2019 में, तो उन्होंने वो आपकी ऑनेस्टी चेक करते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे नॉन पर्सन थे जिन्होंने सर LLM किया है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो वो लास्ट एकेडमिक मांगते हैं। तो सर लोगों ने क्या किया है कि लास्ट एकेडमिक का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो तो लगा दिया है, ठीक है, लेकिन वहां पर छुपा दिया है। अच्छा। वहां पर अगर जब उनसे पूछा गया कि LLM आप किए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, लेकिन सर उनके पास सारा रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि आपने ही उन्हें रिकॉर्ड दिया है, ठीक है सर। मैंने भी दिया था, मुझे भी लोगों ने मना किया गया कि आप मतलब LLM अगर बता दोगे फंस जाओगे, ठीक है सर। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ईमानदार रहना है, मैं ईमानदार रहना चाहती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैनल इंटरव्यू जब आप देने वो जज करते हैं, ऑनेस्ट है, वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहे सर। नहीं तो फिर वो कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सर वो बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल। तो क्या क्या क्वेश्चन रहे अपने बच्चों को थोड़ा बहुत आप? तो सर स्टार्ट हुआ कि आप 2017 में LLB किए हैं, मैंने कहा जी। LLM भी किया है, उन्होंने मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया, मैंने उन्हें बड़े आराम से कहा जी LLM किया है मैंने 2019 में। उन्होंने मुझसे पूछा कॉलेज कहाँ से है, तो मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया, LLB वाला। उन्होंने पूछा ये कहाँ पे है, मैंने गाजियाबाद में है। फिर उन्होंने LLM का कॉलेज पूछा, मैंने वो भी बताया कि मेरठ कॉलेज, मेरठ CCS यूनिवर्सिटी से। ओके, तो साथ में ही मैं नोटिस कर रही थी कि जो प्रोफेसर सर बैठे हुए थे वो नोट डाउन कर रहे थे कि इनका डिसर्टेशन का टॉपिक क्या है। और सर एक्चुअली मेरा डिसर्टेशन का टॉपिक इतना बड़ा था कि वो मुझे नाम भी मतलब याद कर पाती थी मैं बड़ी मुश्किलों में। लेकिन उस दिन में मैंने बहुत अच्छे से फ्लो में बोल दिया, इम्पैक्ट ऑफ लॉज डीलिंग विद मैट्रिमोनियल क्रूरल्टी अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ये मेरे टॉपिक का नाम। सर काफी बड़ा सा था तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया। तो मैम ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है। तो सर देखिए, जैसा कि मैं आपको भी कहूँ कि इनहांस हो रही हैं महिलाएं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पिछड़ापन भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा पिछड़ापन भी है, बहुत ज्यादा पीछे भी अभी भी महिलाएं हैं। लड़कियों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कुछ जगह कुछ घरों में, कुछ हरियाणा में अगर लड़कियां बहुत आगे भी हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे भी हैं, ठीक है सर। तो वो सारी बातें हमारी चली मैम से। इसके बाद में सर ने मुझसे पूछा, टॉपिक उन्होंने लिख लिया था, तो उन्होंने पूछा कि क्रूरता से क्या समझती हैं। तो मैंने नॉर्मली उन्हें डिफाइन किया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि कहाँ पर सेक्शन है, कहाँ पर है। तो सर मैंने बताया कि IPC में प्रोविजन है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट तो सर IPC को हिंदी में ही डिफाइन कर रही थी। तो जस्टिस, जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम होते हैं और हाई कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग इंग्लिश में होती है। तो वो शायद मेरी बातों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, या फिर उन्हें हिंदी में याद नहीं था। तो उन्होंने सर तुरंत बेयर एक्ट खोल लिया था। क्योंकि मैं सभी को देख रही थी, तो उन्होंने बेयर एक्ट खोल के वो चेक कर रहे थे कि ये सही बता रही हैं क्या। तो मैंने उन्हें डिफाइन किया व्हाट इज क्रुएल्टी। इसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा केस लॉज
जानती हैं? जी, जी। तो सर राजेश वर्सेस उत्तर प्रदेश, अवनीश कुमार के कुछ कंसाइज गाइडेंस। फॉर्म में, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा समय हो जाएगा, कंसाइज फॉर्म में बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप जी, बता दीजिए। तो सर वो गाइडलाइंस मैंने बताई, हाँ, वो सारी गाइडलाइंस बताई। इसके बाद में फिर एविडेंस के कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। जस्टिस सर ने, ऑप्शनल से पूछे थे आपसे? सर उन्होंने मुझसे ऑप्शन से मुझसे और पूछ लिया था कौन इसमें- से ऑप्शनल है, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट जो इंटरव्यू है सर वो महिलाओं के ऊपर चला है। अच्छा, वो एविडेंस भी- मुझसे पूछा गया है, एडमिशन के जी। ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा। सीपीसी में सेक्शन 9 को लेके आए थे जस्टिस सर। अच्छा। इसके बाद में स्टैटिक- ऐसा नहीं है, स्टैटिक या करंट अफेयर का कोई नो नो सर, चलिए, कोई मुझसे नहीं पूछा गया था। तो ये इनका ओवरऑल एक हाँ जी। हमारे क्वेश्चंस थे, इनसे पूछा कि ऑलरेडी वुमेन्स हैं तो एक ग्राउंड बन जाती है, और हालांकि इसके बाद में सर dissertation डिसर्टेशन का टॉपिक तो वो आप लोग अपना ध्यान रखें भविष्य में जब भी आप लोग। और ऐसा UGC नहीं है में- कि आपसे डिसर्टेशन का ही टॉपिक पूछा जाएगा, आप इस चीज का ध्यान रखिए, आपको कहीं से भी ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो- डिसर्टेशन के बीच में उन्होंने मुझसे एविडेंस भी पूछा है, टोल्ट भी पूछा है, सीपीसी भी पूछा है, ठीक है, एचएमए के भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो डिसर्टेशन पे ही छोड़ देंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि आईपीसी सिलेबस में नहीं है बिहार में, हाँ जी तो वो कहते हैं कि आईपीसी से नहीं पूछा जाएगा, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मेरे बहुत सारे नॉन पर्सन से आईपीसी भी पूछा गया, इवन साइबर क्राइम जहां नहीं पूछा जाता है, आईटी एक्ट लोग नहीं पढ़ते वो हैं। तक मेरा एक दोस्त है, पूरा उसका इंटरव्यू आईटी एक्ट पे चला है सर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने माता पिता को या गुरुजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर अपने, इसमें दो बात जोड़ रहा हूँ, एक तो अपने पेरेंट्स या फिर गुरुजनों को, और दूसरा जो आपकी तरह लड़कियां हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में? सर मैं उनके माता लिए क्या- पिता को, आपको सभी को, मेरे मित्रगणों को, भगवान जी को, सबको पहले ही शुक्रिया बोल चुकी हूँ, एक बार फिर से बोलना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद में कुछ मेरे खास दोस्त रहे हैं, जिसमें आप भी हैं सत्येंद्र सर, जी जी आप हैं, और मिंटी सिमरन मौर्य आप जानते हैं, और बहुत सारे अक्षय सहरावत, बहुत सारे मेरे मित्रगण हाँ हैं जी। जिनका काफी रोल है, शुभम, हाँ जी। ठीक है, तो उनका काफी योगदान रहा है सर, ठीक है। गौरव जी का नाम मैं पहले ही ले चुकी हूँ, एक बार फिर से ले दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, और उनका बहुत ज्यादा अच्छा, योगदान है। आप ऐसे महिलाओं के या फिर ऐसे लड़कियों को मैसेज क्या देना चाहेंगे जो अभी गाँव में रह रही हैं, गरीब ग्रामीण परिवेश से हैं, सर, पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, जी सर, तो उन्हें आप क्या मैसेज सर देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, जी मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, जी सब बन सकते हैं, आपके अंदर दिल में जज्बा होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया है बिल्कुल तो आपको कुछ भी करने से, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। मैंने अपने लाइफ में एक सर रूल अपनाया है, जी। एक्सक्यूज एंड सक्सेस नॉट गो टुगेदर, वेरी गुड। ठीक है सर। जी मेरी मैम ने एक बार बीए में मुझे बताया था, एक्सक्यूज एंड सक्सेस नॉट गो टुगेदर, और वो मैंने अपने पूरे जीवन में उतार लिया है। कभी अगर मैं असफल हुई हूं तो मैंने सिर्फ अपना इल्जाम अपने ऊपर लिया है कि मेरी वजह से नहीं हुआ सही है, बात। किसी और की वजह से नहीं। अच्छा, तो एक वेरी गुड अनामिका जी, क्योंकि काफी लंबा इंटरव्यू हो हाँ चुका है जी, सर। हमारा, आप ना बस कंसाइज में बस ये बताइएगा कि क्या एक रणनीति, कोई एक मूल मंत्र आप बताना चाहेंगी कि- मूल मंत्र है एक्सक्यूज एंड सक्सेस नॉट गो टुगेदर। जी। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप बहानों में मत जाइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा आपके घर का माहौल है, आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग कर पा रहे नहीं, परिस्थितियां सभी के जीवन में अच्छी और बुरी चलती रहती ये हैं, बिल्कुल लेकिन सही। आपको उनसे लड़कर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप उन परिस्थितियों को नहीं देखेंगे। जी। और कहते हैं कि जब हम सफलता की राह पर चल रहे होते हैं जी। तो बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, बिल्कुल। और असल टाइम सर वही होता है कि अगर हमने उस चुनौती को पार कर लिया तो अपने जीवन में हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, और मैं भी, क्योंकि लोग मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं, अनामिका जी को मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो समझ लो परेशानियां आपके पैरेलल चलेंगी। बिल्कुल और चलेंगी यदि सर। परेशानियां पैरेलल चल रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सफल होने वाले हैं। हाँ, ये आप अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अनामिका जी को फिर से Thank you टारगेट so फॉर much। आईक्यू टीम की तरफ से शुभकामनाएं, और उनके अपकमिंग लाइफ में सिलेक्शन उन्होंने लिया, पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से इन्हें Thank ढेर you, सारी thank you, sir, शुभकामनाएं thank देते you। हैं। अगेन Thank you so कांग्रेचुलेशन। much। ठीक है, थैंक यू सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।